दिस वीडियो इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज हम बात डिस्कस करने वाले हैं जो जिसमें आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसे रहते हैं। दैट इज़ मतलब बैकलॉग्स कैसे क्लियर करें अपने एग्ज़ाम्स के। बहुत सिंपल है, पैनिक नहीं होना है अगर किसी का बैक लग जाता है। बैक भी एक पार्ट का लाइफ है जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और हमें इससे सीख कर आगे लाइफ में बढ़ना है। इसको बैठ के रोना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं 5 वेज ऐसे बताऊँगी जिससे ये होगा कि बैकलॉग क्लियर हो जाए। बट फिर मैंने सोचा कि 5 वेज क्यों, 3 वेज में भी तो हो सकता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 3 वेज बताने वाला हूँ जिससे आपका बैकलॉग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका आगे लाइफ में बैकलॉग नहीं लगेगा इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स। तो सब स्टेप नंबर 1 देखते हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। उसके लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट बैकलॉग में है। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि RGPV और कोई भी बहुत सारे सोर्सेस हैं वहाँ से, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर आपको पता है क्या फोकस करना, आप हर चीज़ पढ़ के नहीं जाना है, आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ के जानी है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, रिपीट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। क्योंकि RGPV ऐसा पैटर्न फॉलो करता है जिसमें वो रिपीटेड क्वेश्चंस और रिपीटेड जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स उसमें से ही देता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे करोगे तो आपका बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएंगे। मैं अगर आपको बताऊं कुछ चीज़ें, जैसे अभी जो सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम था, आप सब ने एनालाइज़ किया होगा कि जो M2 है या फिर M1 ले लो, M1 M2 ED BEEE बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे BEEE जैसे BME। तो अगर मैं आपको बताऊँ M2 में जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हुआ, ठीक है, और फिर M1 के अंदर मैट्रिक्स हुआ, ED के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, इन सब में रिपीटेड मैं आपको बताऊँ, जैसे M2 में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमेशा आता है, वेरिएशन, और फिर उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ PDE, ये चीज़ें लाइक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे, तो अब जब ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो आप जानते हो, तो आप क्यों मतलब क्वेश्चंस के पीछे भागकर छोड़कर अगर आप जो है इन टॉपिक्स को फोकस कर लो तो आपका आराम से M1 M2 निकल जाएगा। आपको पता है मैट्रिक्स जो होते हैं M1 में आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार नहीं आते, चलो ठीक है, बैक लग गया, अगली बार तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही ना मैट्रिक्स से। ED जैसे सब्जेक्ट, इसमें जैसे CAD है, CAD में से हमेशा क्वेश्चन पूछता है थ्योरी के नाम पे, आप ये पढ़ सकते हो। फिर लाइन का क्वेश्चन आता है, स्केल में से जो है क्वेश्चन आता है, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल। जब ये चीज़ें पक्की हैं तो आप इन चीज़ों को कंप्लीट करो, क्या पता आपको ये चीज़ें ही पास करा देंगी। BEEE में जैसे RMS वैल्यूज़, ये सब की डेफिनेशन आती है, रूट मीन वैल्यू स्क्वायर, और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे कुछ डेरिवेशन है, ट्रांसफॉर्मर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि लॉजिक गेट्स, ठीक है। बहुत सारी ये चीज़ें पढ़ लो तो आप आराम से जा सकते हो। BME में जैसे आपको पता ही होगा, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, हर साल रिपीट होती हैं। तो अगर आप ये रिपीटेड चीज़ें ही पढ़ लो तो आराम से आप एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ने बैठना है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, क्वेश्चन नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन के पीछे भागोगे फेल होगे, बिकॉज क्वेश्चंस क्या पता, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो रहा ना। क्वेश्चन क्या पता अभी एक क्वेश्चन आया है, कल को वो क्वेश्चन नहीं आया तो आप तो वही क्वेश्चन पढ़ गए हो, तब फेल हो जाओगे। इट्स बेटर कॉन्सेप्ट पढ़ो, उस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे प्रैक्टिस करके जाओ, तो कोई से भी आएगा आप बना सकते हो, फेल नहीं हो सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस एग्जामिन करना है। दूसरा, आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने हैं, कौन से सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा यूनिट रटो, ये सब नहीं करना है। स्मार्टली अपना जो है बैकलॉग क्लियर करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 60% जो प्रिपरेशन है, % ऑफ प्रिपरेशन है ना, फोकस करो रिपीटेड पैटर्न पे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वही जो आप रिपीट होने वाले हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो आप आराम से कर सकते हो, बट प्रीवियस ईयर रट के नहीं जाना है, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको ऑटोमेटिकली पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव सेकेंड स्टेप है फोकस ऑन 30-day रूल। मतलब ये आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो,
आप छोटे लेवल का एग्ज़ाम ले लो या फिर आप बड़े लेवल का एग्ज़ाम ले लो, कोई सी भी एग्ज़ाम ले लो, बिना मेहनत के कोई सी भी चीज़ नहीं हासिल होती। ठीक है, तो आपको एक 30 डे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जिसमें सिर्फ 2 से 3 घंटे एक दिन में आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे अपने बैकलॉग सब्जेक्ट्स के लिए। इतना तो कोई भी कर सकता है। आपके पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स बहुत होते हैं एक इंसान के पास। उसमें से अगर सिर्फ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ पूरा पूरा दिन डेडिकेट करो, नॉट इवन अ डे, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू डेडिकेट 2 से 3 घंटे, इससे तो नहीं करना है। स्मार्टली अपने बैकलॉग्स को क्लियर करना है, बोझ समझ के नहीं करना है। ठीक है, तो आपको जैसे बैकलॉग्स की जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लो, जो भी सब्जेक्ट है आपका बैकलॉग में लग गया है, जैसे कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो तो उसके इंपॉर्टेंट देख लो कि हाँ ये वाला पढ़ना है, ये वाला टॉपिक कवर करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो, क्वेश्चंस लगाओ और आराम से क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू वांट, जैसे अब अगर आपको जैसे नहीं हो पा रहा है आपसे इतना मैनेज कि मैं क्वेश्चन पेपर देखूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर वो सब बताते हैं कि ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वाला वो है। मेरा तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कुछ पेज वेज, तो आपको इसे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। देखो नोट्स का मैं आपको एक बात बताऊंगी, नोट्स वही बनाना जो आप खुद लिखे हो, क्योंकि देखो हर किसी के नोट्स पढ़ के समझ नहीं आता। जैसे सपोज आपने कोई सी चीज़ पढ़ी, आपने 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ा, ठीक है, तो आप जो उस चीज़ से समझते हो वही चीज़ आपको अपने नोट्स में लिखना है, अपने ओन वर्ड्स में, जो आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हो, ना कि किसी और के बनाए हुए नोट्स। क्योंकि वो चीज़ वो उसकी है, वो उसको समझ आएगी। अगर आप कल को पढ़ने जाओगे रिवाइज करने के नाम पे, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो उसने लिखा था। बट अगर आपकी चीज़ आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने क्या लिखा था। आप या तो सीनियर आपका हो तो उससे ले लो, या फिर टॉपर्स जो ऑब्वियसली होंगे तो उनसे ले लो। ठीक है, या तो आप अपने खुद के बनाओगे तो बेटर ये है, उनके आप देख सकते हो, या फिर चैट जीपीटी कर लो। आजकल तो एआई का ज़माना है, तो उधर से आप सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, अपने समझो उसको और आप अपने ओन वर्ड्स में लिखो। उनके ले सकते हो, रेफरेंस लो। लिखना अपने खुद के ही हैं, उनके नहीं लेना है। उनके सिर्फ देख के पढ़ना है और समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। और सेक्शनल मार्क्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, तो अपना ये अच्छे से रिकॉर्ड बना कर रखना है। ठीक है, तो ऐसे उन लोगों से पढ़ो जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन चीज़ों के बारे में, जैसे कि जो अच्छे से पढ़ाते हो उन लोगों के पास जाओ। ठीक है, तो लास्ट एंड थर्ड स्टेप जो आपको करनी है, अटेम्प्ट स्मार्ट, जो एग्ज़ाम है अटेम्प्ट करना है बहुत स्मार्टली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे जो सबसे ज़्यादा जो आपको सबसे अच्छा आता है वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो। क्योंकि क्या होता है ना, आप कॉपी जब चेक करते हैं तो सबसे पहले अच्छा देखेंगे तो वो सोचेंगे वाह, मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे कि हाँ इस बंदे या बंदी ने बहुत अच्छे से जो है एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, तो आगे वाला वो लीनियंट भी हो जाता है मतलब चेक करने में कि हाँ मतलब कि ये तो अच्छा ही किया है, इसने शुरू अच्छा लिखा है तो आगे का भी अच्छा ही होगा, तो ऐसे भी मार्क्स मिल जाते हैं। और देखो कुछ ना कुछ, जैसे आप सपोज़ आपको एक वर्ड मिल जाए, कोई सा भी वर्ड मिल जाए, उसको लेके पकड़ के बैठ जाओ और उसके ऊपर जो आपको समझ में आता है वो लिखो। क्योंकि देखो कुछ नहीं लिखने से तो अच्छा ही है, 1 लाइन इज़ बेटर देन नथिंग, मैं बता रही हूँ। खाली छोड़ने से अच्छा ही है, 1 लाइन कुछ ना कुछ लिखो, कम से कम मार्क्स तो मिलेंगे। गिवन में भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाइए, जिससे आपको और अच्छे मार्क्स मिले। जैसे डायग्राम्स बनाइए, जैसे बीएमए में अगर मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा डायग्राम्स हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप डायग्राम बनाइए, उससे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि आज ज़्यादा डायग्राम के ही देख के वो आपको नंबर दे देगा, आपको थ्योरी पढ़ेगा भी नहीं। फ्लो चार्ट बहुत अच्छे होते हैं, अगर जैसे आपके पास टाइम की कमी पड़ जाए तो यू हैव बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर आंसर्स फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट बना दोगे ना, और अगर आप थ्योरी नहीं भी लिख पाते तो कम से कम फ्लो चार्ट पे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हेडिंग्स लिखो, हेडिंग्स बहुत बड़ी बड़ी लिखो, ताकि ना अंदर को पढ़े ही ना। कभी कभी क्या होता है, एक आरजीपी में एग्ज़ाम बहुत जल्दी चेक करते हैं, जिसकी वजह से हेडिंग पढ़ लेंगे ना तो हाँ ठीक है, उनको लगेगा कि हाँ इसने कुछ लिखा है। जिससे प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है आंसर की। आप कितना ही पढ़ लो, अगर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा तो सजेशन ये है कि अगर आप एक हफ्ते, देखो 2 दिन 1 दिन पहले पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता, लेट मी टेल यू। अगर पढ़ना है तो 1 हफ्ते पहले भी पढ़ सकते हो। थ्योरी जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो 1 हफ्ते पहले भी एग्ज़ाम पढ़ के निकाल लेते हैं। 1 हफ्ते पहले पढ़ो, क्योंकि जैसे इंग्लिश मीडियम वाले 1 हफ्ते पहले पढ़ के स्टार्ट कर सकते हैं, और जो है ना हिंदी मीडियम वाले हैं ऑब्वियसली वो भी निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। बताओ कैसे? क्योंकि हिंदी में वो भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं, वो पढ़ के समझ सकते हैं। बट थोड़ा सा टाइम दो ताकि चीज़ें ना कंप्लीट हों, रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब चीज़ें ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ कि हाँ मैं इस टाइम को अब ये करना है वो करना है, मतलब प्लान बनाओ अपना। ठीक है, ये सब मतलब कि एक रात पहले पढ़ के ये सब चीज़ें सही नहीं है।
लाइक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लो। अगर 1-2 रात पहले पढ़ते हो तो कम से कम 2 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करो, तो ये सब चीज़ें कवर भी हो जाएगी और एग्ज़ाम निकल जाएंगे, ठीक है। और रश करने की मतलब बात करने की, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैकलॉग जो है वो सबका लगता है, बट आप जो है अपनी मेहनत करेंगे एंड कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप जो है ईज़िली एग्ज़ाम निकाल लेंगे। और मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, बैकलॉग जो है वो टेम्परेरी है, ठीक है, टेम्परेरी होता है, बट डिग्री जो है परमानेंट होता है। तो जस्ट स्टे दिस, मतलब ये अपने दिमाग में ये बात ध्यान से रखिए और पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।